मैं एक पैरानॉर्मल होता हूँ। जब तक मैं बोलता रहता हूँ, गॉड कहता है कि मैं उड़ सकता हूँ। बिना विंग्स के ही मैं हवा में उड़ जाता हूँ। और जैसे ही मैं एक और शब्द बोलता हूँ, गॉड कहता है कि मैं इनविजिबल हो सकता हूँ, जिस पर मैं एक पल में गायब तक हो जाता हूँ। लेकिन फिर जब मैं एंड टाइम्स में पहुंचता हूँ, तब पॉजेस्ड होकर पूरे 3 महीने तक फंसा रहता हूँ। सुयानिंग, जो भूख से मर चुकी थी, यह देखकर मैं तुरंत कहता हूँ, गॉड सेज मुझे एक बाउल फ्राइड राइस चाहिए। लेकिन अगले ही सेकंड कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिस पर मुझे एहसास होता है कि इस बॉडी में अब कोई स्पिरिचुअल पावर बची ही नहीं है। इसके बाद मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। तभी अचानक दरवाजे के बाहर नॉक होने लगता है। कैबिनेट्स और टेबल्स पूरी तरह से दरवाजे को ब्लॉक कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि मैं कैट आई से भी बाहर नहीं देख पाता हूँ। लेकिन सामने वाला लगातार डोर नॉक नहीं करता है, जिस पर मुझे यकीन हो जाता है कि बाहर खड़े लोग ज़ॉम्बीज नहीं हैं। मैं कैबिनेट पकड़कर धीरे से हेल्प के लिए चिल्लाता हूँ। हालांकि मैं पूरी ताकत से आवाज लगाता हूँ, लेकिन ज्यादा लाउड नहीं बोलता। लकली बाहर मौजूद लोग मेरी आवाज सुन लेते हैं। फिर मुझे बाहर से एक्साइटेड आवाजें सुनाई देती हैं। पेयन और बाकी लोगों की मदद से आखिरकार मुझे रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद मैं एसयूवी की बैक सीट में बैठ जाता हूँ। तभी मेरी नजर को पायलट सीट पर बैठे पेयन पर पड़ती है। वह अपने हाथ में एक लाइट ब्लू क्रिस्टल को देख रहा होता है, जिस पर मैं हल्का सा आईब्रो रेज करके पूछता हूँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं यिन एक पल के लिए स्टन्ड रह जाता है, फिर छोटा सा जवाब देता है। इसके बाद गिंगा समझाता है कि 3 महीने तक बाहर न निकलने के दौरान यिन ने यह डिस्कवर किया था कि यह चीज ज़ॉम्बीज के ब्रेन के अंदर मिलती है। बस गोल्डन बॉक्स निकालते ही ज़ॉम्बीज पूरी तरह मर जाते हैं। जिस पर चुप बैठा मॉनसून खुद को रोक नहीं पाता और बीच में बोल पड़ता है, यह चीज हमारी टीम और सुपर पावर्स दोनों के लिए यूजफुल है। फिर वह मेरी तरफ देखकर पूछता है, ओह राइट, क्या तुम साइकिक हो? ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज से मैं पावर का मतलब समझ चुका होता हूँ, जिस पर मैं सिर हिलाकर कहता हूँ कि ये सनी सोता चले यहाँ। यह सुनकर मॉनसून थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछता है, तुम्हारी एबिलिटी क्या है? मैं कुछ पल सोचकर जवाब देता हूँ, बिग ब्रदर एनीथिंग। मॉनसून रियर व्यू मिरर से मुझे देखता है और थोड़ा स्पीचलेस हो जाता है, जिस पर वह कहता है, तुम मेरे दिल में हो। लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ और सीधे पेयन की तरफ देखता हूँ। क्या ये जीन है? क्या तुम मुझे दे सकते हो? बाद में लौटा दूंगा। जिस पर पेयन मुझे वो गोल्डन क्रिस्टल दे देता है, लेकिन साथ ही वार्निंग भी देता है। हालांकि एनर्जी इस गोल्डन रिवर से एब्जॉर्ब की जा सकती है, लेकिन इसके अंदर वायरस भी मिक्स होता है। अगर इसे एब्जॉर्ब करना है तो पहले वायरस हटाना पड़ेगा, नहीं तो। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, क्योंकि अगले ही पल मेरे हाथ में मौजूद गोल्डन बॉक्स ग्रे स्टोन में बदल जाता है। यह देखकर पियन अचानक शॉक्ड हो जाता है। तुम ठीक हो? या राइची एब्जॉर्ब करते ही मेरी थोड़ी स्ट्रेंथ वापस लौट आती है, जिस पर मैं वेरिफिकेशन के लिए अपनी पाम आगे बढ़ाता हूँ। फिर धीरे से गॉड से विस्पर करता हूँ, मुझे बटर बन चाहिए। यह सुनकर पेयन कंफ्यूज होकर भौहें से कोड़ता है। उसे लगता है कि शायद मैं मेंटली इल हूँ। वह मॉनसून को कार रोकने के लिए बोलने ही वाला होता है, तभी अगले ही सेकंड सच में मेरी पाम में बटर बन अपीयर हो जाता है, जिस पर एसयूवी अचानक ब्रेक मारती है। मैं आगे की तरफ झटका खा जाता हूँ। लकली मेरा हाथ फोरहेड को कवर कर लेता है, लेकिन ब्रेड पूरी तरह दब जाता है और उसके अंदर की क्रीम बाहर निकल आती है। मैं नाराज होकर मॉनसून की तरफ देखता हूँ, जिस पर वह ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, हाय हाय लिटिल सिस्टर, ये ब्रेड कहाँ से आया? क्या तुम स्पेस पावर यूजर हो? लेकिन मैं उसे इग्नोर करके सिर नीचे कर ब्रेड खाने लगता हूँ। दूसरी तरफ पेयन अभी भी पहले वाली बात के बारे में सोच रहा होता है। तुमने अभी नेट न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्ब की, क्या वो कन्वर्ट हो गई? मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, वेल, उस एसेंस बॉक्स में राइची के अलावा बहुत इंप्यूरिटीज थी। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, मैंने तो बस एनर्जी एब्जॉर्ब की। यह सुनकर वह शॉक्ड होकर पूछता है, तुम इतनी जल्दी कन्वर्ट कैसे कर लेती हो? जिस पर मैं कंफ्यूज्ड होकर कहता हूँ, और कैसे होता है? जरूरत की चीज एब्जॉर्ब करो बस। मैं पेयान की तरफ देख ही रहा होता हूँ कि तभी कार अचानक रुकती है। आसपास के जम्बीजस धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर पेयन आगे सवाल नहीं करता, पहले जल्दी निकलते हैं, सेफ जगह पहुंचकर बात करेंगे। इसके बाद एसयूवी दोबारा चलने लगती है। गोल्डन स्पर्म एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरी कुछ ताकत वापस आ चुकी होती है। साथ ही पैन से मुझे एंड टाइम्स की सिचुएशन के बारे में भी पता चलता है। दुनिया खत्म हुए पूरे 3 महीने हो चुके होते हैं। सोशल ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है और अब ये लोग सर्वाइवर बेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि दुनिया को बचाया जा सके। सिचुएशन समझने के बाद मैं ब्रदर पी से कहता हूँ, मैं पहले घर जाऊंगा। मैंने अपने डैड और आंट को नहीं देखा और पेयो के स्कूल भी अभी तक नहीं गई हूँ। यह सुनकर दोनों कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं। फिर मॉनसून जल्दी से बोल पड़ता है, आगे लिंडा माल है, क्या वहां चलें? इसके बाद वह आसपास देखते हुए कहता है, पास जाकर कार्सिनोजेन को चेक करने देते हैं। 2 एसयूवीज वहीं रुक जाती हैं। फिर मुझे बोला जाता है, जब तक हम नियर जम्बीज साफ नहीं कर लेते, कार से बाहर मत निकलना। और ऑब्वियसली मैं बाहर नहीं निकलती, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। अगर नीचे गई तो बस सबका बोझ बनूंगी। सड़क पर बहुत ज्यादा जॉम्बीज नहीं होते। जब तक बाकी लोग उन्हें खत्म करते हैं, मेरी नजर उन गोल्डन बॉक्सेस पर पड़ती है जो वे जॉम्बीज के ब्रेन से निकाल रहे होते हैं। यह देखकर मेरी आंखें चमक उठती हैं।
जिस पर मैं तुरंत कार से नीचे उतर जाती हूँ। तभी दूर डेजर्ट साइड में खड़ा व्हाइट शर्ट पहना आदमी नजर आता है। जेट पेयान की तरफ देखकर सिर हिलाता है। यहाँ आसपास डेंजर नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉल थोड़ा दूर है, अंदर जाकर फील करना पड़ेगा। इसके बाद पेयन क्लीन टॉवल से गोल्डन बॉक्स साफ करने लगता है। फिर वह मुझे देखकर कहता है, ये लो, और फ्री हैंड से बाकी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। शिंजी को पहले देखा है ना? मैं उसे ध्यान से देखती हूँ। वह हल्का सा नोट करता है और ज्यादा कुछ नहीं बोलता। उसका टेम्परामेंट काफी टैक्टर्न होता है। इसके बाद पीन बाकी दो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है। उनमें से एक का नाम सू यानान होता है, जो पीन की क्लोज फ्रेंड होती है, जबकि दूसरा सूचिंग कलर होता है, जो सन येनन का फियांस है। पेयन की एबिलिटी सबसे पावरफुल होती है क्योंकि वह फायर पावर्स यूजर है। मॉनसून विंड पावर इस्तेमाल करता है। वहीं टैक्टन शिंजी एक साइकिक होता है। वाटर जैसी जेंटल दिखने वाली सुयान स्पेशल साइकिक निकलती है, और प्राउड दिखने वाला सुचिन कलर वाटर पावर्ड पर्सन होता है। पेयन और शिंजी को छोड़कर बाकी सब सेकंड लेवल मेटा ह्यूमंस होते हैं। बाकी लोग अभी भी गीज के साथ स्टे कर रहे होते हैं। इसके बाद ग्रुप जॉम्बीज के ब्रेनेज गोल्डन रिवर निकालने के बाद मॉल की तरफ बढ़ता है। हालांकि मॉल अभी भी 50 से 60 मीटर दूर होता है, लेकिन ब्रोकन ग्लास विंडो से अंदर घूमते स्टिफ जॉम्बीज साफ दिखाई देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह होती है कि सिर्फ ह्यूमंस ही इवॉल्व नहीं करते, जॉम्बीज भी इवॉल्व होते रहते हैं। मॉल के अंदर एंटर करते ही पता चलता है कि वहां डोजन्स में जॉम्बीज मौजूद हैं। हालांकि ये लोअर फ्लोर्स के जॉम्बीज होते हैं, जिस पर पेयन और बाकी लोग ज्यादा वरीड नहीं होते, क्योंकि ये जॉम्बीज काफी स्लो होते हैं। धीरे धीरे साफ करके इन्हें खत्म किया जा सकता है। असल टारगेट बेसमेंट फ्लोर का बड़ा सुपरमार्केट होता है। अगर अलकायदा ना होता तो वहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल होता। यह सुनकर सबकी नजरें एक साथ शानजी पर टिक जाती हैं। वह हल्का सा आंखें बंद करता है और अगले ही पल उसकी साइकिक पावर्स पूरे फर्स्ट फ्लोर में फैल जाती हैं। कुछ देर बाद मिलिट्री डॉक्टर का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगता है। उसके फोरहेड से ब्लड और स्वेट निकलने लगता है। फिर वह आंखें खोलता है। उसका एक्सप्रेशन काफी सीरियस होता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा है। कितना? ये फील नहीं कर पा रहा, लेकिन हमारी करंट स्ट्रेंथ से इतना कहकर वह सिर हिला देता है। आगे के शब्द उसके मुंह से निकलते ही नहीं, लेकिन यह सुनकर भी पीन ज्यादा सरप्राइज्ड नहीं होता, क्योंकि नाइट्स आने से पहले ही वे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। इसके बाद मॉनसून फोर्थ फ्लोर की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे याद है वहां फूड स्नैक स्ट्रीट है, क्यों ना ऊपर जाकर देखें? लेकिन सन तुरंत प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। स्नैक स्ट्रीट का सामान ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, और अंदर अभी भी काफी ज़ॉम्बीज हैं, हमें मूव करना चाहिए। इसके बाद वह आगे कहता है, पहले फ्लोर से कुछ क्लॉथ्स ढूंढते हैं, फिर किसी सेफ और सिक्लूडेड जगह जाकर सैंड रूम के लिए ज्यादा सामान कलेक्ट करेंगे, नहीं तो अगली बार सप्लाईज वाली जगह मिलने पर हमें सब छोड़ना पड़ेगा। पेयान की बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, जिस पर पूरा ग्रुप और भी ज्यादा साइलेंट हो जाता है। सभी लोग ज़ॉम्बीज से जितना हो सके दूर रहते हुए बिना आवाज किए चलने लगते हैं। अगर किसी को सूटेबल क्लॉथ्स दिखते हैं तो स्पेस एबिलिटी वाली सूनैन उन्हें तुरंत अपने स्पेस में स्टोर कर लेती है। आधे घंटे बाद क्लोथ सर्च खत्म हो जाती है। इसके बाद सब धीरे धीरे बाहर निकल आते हैं। पूरे टाइम में अंदर नहीं जाती। वहीं मॉनसून बाहर विजिलेंस संभालता रहता है। फिर सब वापस कार में बैठ जाते हैं। मैं ड्राइवर सीट की तरफ देखकर कहती हूँ, मुझे ट्रेनिंग के लिए ड्राइव करने दो। लेकिन तुरंत जवाब आता है, नो वे, अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं। जिस पर मैं कामली बोलती हूँ, अगर मुझे कुछ और गोल्डन पॉट्स मिल जाएं तो शायद मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। यह सुनकर को पायलट सीट पर बैठा मॉनसून पीछे मुड़कर हंसता है। लिटिल सिस्टर, तुम्हारा अबैकस बहुत लाउड है। हैप्पीनेस ग्रैब करनी है तो सीधे बोलो, ऐसे एक्सक्यूज मत दो। मैं हल्की स्माइल के साथ जवाब देती हूँ, तुम लोग मुझमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी एबिलिटी बहुत पावरफुल है, स्पेस पावर्स। लेकिन मॉनसून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हाथ हिलाते हुए कहता है, एक्सटेंडिंग भी तो स्पेस लाइन ही है। जिस पर मैं चुप हो जाती हूँ। इसके बाद पीन कार ड्राइव करते हुए रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखता है। फिर कहता है, देख रही हो ना, टीम में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। अपोकैलिप्स में सरवाइव करना है तो बेकार लोग जिंदा नहीं रह पाते। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझती हो? मैं हाथ बांध कर बैठ जाती हूँ। तभी पेयांदान एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ता है, जबकि दूसरा हाथ ट्राउजर पॉकेट में डालकर कुछ गोल्डन बॉक्सेस निकालता है। फिर उन्हें पीछे मेरी तरफ फेंक देता है, जिस पर मैं उन्हें परफेक्टली कैच कर लेती हूँ। वह हल्की स्माइल के साथ कहता है, जो लोग वर्थलेस होते हैं वही सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे पास बैकग्राउंड है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा देती हूँ। सच कहूं तो पे, ये चीप ब्रदर काफी अच्छा इंसान निकलता है। साफ दिख रहा था कि उसका पहले से किसी और के साथ कनेक्शन है, लेकिन फिर भी वह सबसे पहले मेरी मदद करता है। बस अफसोस की बात यह थी कि वह एक कदम देर से आया। राउंड बीट्स तो पहले ही गायब हो चुके थे। मैं गोल्डन रिवर को कसकर पकड़ लेती हूँ और अगले ही पल सारे गोल्डन रिवर इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। यह देखकर मॉनसून साइड से गाली देते हुए बोल पड़ता है। इसे दोबारा देखने पर भी अनबिलीवेबल लगता है। वह कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती। कुछ गोल्डन बॉक्सेस एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी काफी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाती है। इसके बाद शेंजी के प्रॉम्प्ट्स फॉलो करते हुए शाम ढलने तक हम एक विला एरिया में पहुंच जाते हैं। जिस विला को टेम्पररी रेसिडेंस बनाया गया था वह काफी समय से खाली पड़ा दिखाई देता है। घर के अंदर हर चीज बिखरी हुई होती है। जमीन पर डस्ट की मोटी लेयर जमा होती है।
सब लोग विला चेक करते हैं। डेंजर कंफर्म ना होने के बाद पिन सबको अपने अपने रूम्स चूज करने के लिए बोलता है। रूम खुद साफ करना पड़ेगा। मिस सू, थोड़ा वाटर प्रिपेयर कर दीजिए। लेकिन मैं सेकंड फ्लोर पर जाने में लेजी फील करती हूँ, इसलिए फर्स्ट फ्लोर पर अटैच्ड बाथरूम वाला रूम चुन लेती हूँ। फिर तुरंत स्पेल कास्ट करके कहती हूँ, गॉड सेड यह एक क्लीन और टाइडी रूम है। अगले ही सेकंड पूरा रूम बिल्कुल नया दिखाई देने लगता है, जैसे अभी अभी साफ किया गया हो। तभी नाइट बेडशीट लेकर अंदर आता है। मेरा रूम देखकर वह कुछ पल के लिए स्टंट रह जाता है। तुम्हारा रूम इतना क्लीन कैसे? जिस पर मैं कैजुअली जवाब देती हूँ, मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे हर चीज थोड़ी थोड़ी आती है। रूम क्लीनिंग एबिलिटी भी उन्हीं में से एक है। अभी बस शॉल लेवल पर हूँ। फिर मैं हल्की स्माइल के साथ कहती हूँ, ब्रोदर आपका रूम भी कर दूं? दोपहर में उसने जो गोल्डन रिवर दिया था, उसकी वजह से मैं उसकी मदद करने का डिसाइड कर लेती हूँ। पेयन फर्स्ट फ्लोर का एक छोटा रूम चुनता है। मैं एक नजर रूम पर डालती हूँ और फिर स्पेल कास्ट करती हूँ। गॉड सेड यह एक क्लीन रूम है, जिस पर अगले ही पल पूरा रूम नीट और टाइडी हो जाता है। यहाँ तक कि जमीन पर गिरे पेपर टॉवल्स तक क्लीन हो जाते हैं। पे मुझे सरप्राइज होकर देखता है, तुम्हारी एबिलिटी काफी यूजफुल है। इसके बाद वह पॉकेट से कुछ और गोल्डन बॉक्सेस निकालकर मेरे हाथ में रख देता है। ये तुम्हारे लिए हैं। डिनर के बाद मैं कुछ जम्बीज मारने जाऊंगा। गोल्डन रिवर देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। फिर ओरिजिनल ऑनर की मेमोरीज और शॉर्ट वीडियोस में देखी गर्ल्स को याद करके मैं जानबूझकर थोड़ा क्यूट एक्ट करती हूँ। थैंक यू ब्रदर, मैं स्वीट वॉइस में बोलती हूँ। तभी अचानक डोर नॉक होने लगता है, जिस पर सब लोग लिविंग रूम में आ जाते हैं। सभी की नजरें शिंजी पर टिक जाती हैं। वह धीरे से आंखें बंद करता है। कुछ देर बाद दोबारा आंखें खोलकर कहता है, 2 मेन और 2 विमेन है, कोई डेंजर फील नहीं हो रहा? यह सुनकर मॉनसून पेयन की तरफ देखकर पूछता है, ब्रोदर ले ले डोर खोलें? पेयन सिर हिलाता है, जाओ। जिस पर मॉनसून आगे बढ़कर डोर ओपन करता है। बाहर सच में 2 लड़के और 2 लड़कियां खड़ी होती हैं। उनकी उम्र ज्यादा नहीं लगती, लेकिन उनकी आंखों में साफ डलनेस दिखाई देती है। डोर खुलते ही उनके चेहरे पर सरप्राइज आ जाता है। हमने बाहर 2 एसयूवीज देखी थी, लगा यहाँ कोई होगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि सच में लोग मिल जाएंगे। इसके बाद मॉनसून वापस पेयान के पास लौट आता है। वह सामने वालों को ध्यान से देखते हुए पूछता है, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक लड़की जवाब देती है, हेलो, हम नियर बाई पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अपोकैलिप्स आने के बाद से स्कूल में सर्वाइव कर रहे थे और रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय पहले ही वहां से निकले हैं। इस दौरान कुछ फ्लाइंग पावर यूजर्स भी मिले थे, इसलिए एंड टाइम्स की करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। फिर दूसरा लड़का बोलता है, हम इतने लंबे रास्ते में सिर्फ कुछ फ्लाइंग मेटा ह्यूमंस से मिले हैं, बाकी कोई ह्यूमंस नहीं दिखे। कई बार लगा कि शायद दुनिया में सिर्फ हम ही बचे हैं। यह सुनकर पीन हल्का आईब्रो रेज करता है। तुम लोग लॉर्ड लेहोंग को जानते हो? प्यू वह तुरंत जवाब देता है, हाँ, वह हमारे स्कूल का फेमस पर्सन है, हालांकि शायद वह मुझे ना जानता हो। इसके बाद थोड़ी देर तक सभी एक दूसरे के नाम और आइडेंटिटीज शेयर करते हैं। जब उन्हें बनने पता चलता है कि हम लोग बोल्डर बेस जा रहे हैं, तब फोंग और उसके फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें भी साथ ले लिया जाए। मैं ड्यूअल वुड और स्पीड पावर यूजर हूँ। ट्रेस स्पेस सिस्टम है, शर्ले पावर सिस्टम है। हमारे पास सप्लाईज भी हैं। हम तुम्हारा सामान यूज नहीं करेंगे, बस जेस तक सेफली पहुंचना चाहते हैं। रास्ते में एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। यह सुनकर जिन बे हल्का सा फ्राउन करता है। साफ था कि वह उन्हें साथ ले जाने के मूड में नहीं था, लेकिन फोंग तुरंत अपनी वैल्यू शो करता है। उन चारों के पास सुपर पावर्स थीं और उन्हें ज्यादा सप्लाईज भी कंज्यूम नहीं करनी थी, जिस पर पिन आखिरकार उन्हें साथ ले जाने के लिए एग्री कर लेता है। इसके बाद शेन यिनशिंग अपने स्पेस से राइस और एग्स निकालता है। आज रात एक फ्राइड राइस खाते हैं। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है, सुना है तुम फूड ब्लॉगर हो, तो खाना तुम बनाओ। यह सुनकर केन कुक और शिन यिनशिंग मुझे सस्पिशियस लुक से देखने लगते हैं, जिस पर मैं तुरंत बोल पड़ती हूँ, मैं सिर्फ खाने और रिव्यू देने की जिम्मेदारी लेती हूँ। यह सुनकर सन यिनन हेल्पलेस होकर खुद खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी सेल्फ हीटिंग राइस खा रही श्यान उठकर उनकी तरफ आती है। वेल, मैं कुक कर सकती हूँ, मुझे हेल्प करने दोगे? वह थोड़ा एम्बेरेस्ड होकर बोलती है, मैं काफी अच्छा खाना बनाती हूँ, क्या मुझे साथ रखोगे? सन यिनन उसे मना नहीं कर पाती। देन प्लीज। इसके बाद श्यान सुयिनन के हाथ से राइस लेकर सिंपल स्टोव पर स्टीमिंग शुरू कर देती है। मैं कंफ्यूज होकर पूछती हूँ, स्टीम्ड राइस पहले कुक होगा फिर फ्राई? श्यान ब्राइट आइज के साथ मुस्कुराती है, थैंक्स, कोई बात नहीं। फिर वह सुनियन की तरफ देखकर पूछती है, वैसे आपका नाम क्या है? सुयिनन जवाब देने ही वाली होती है कि तभी उसके पास बैठा सुइनसा बोल पड़ता है, फिर से इधर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद वह शिया चियन की तरफ अपोलोजेटिक एक्सप्रेशन के साथ देखता है। मिस या सॉरी, मैं नॉन कुकिंग नहीं कर पाती, आपको परेशानी दे दी? यह सुनकर सुननिंग हल्का फ्राउन करती है, लेकिन शियाओ चान सिर्फ सिर हिला देती है। फिर ब्लिंक करते हुए पूछती है, सिस्टर चिंसी और ब्रदर न्यान, क्या आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? वेल, हम अनमैरिड कपल हैं। यह सुनकर शियाओ चान स्माइल करती है, आप दोनों काफी कनेक्टेड लगते हो। इतना बोलकर वह डाइनिंग टेबल पर वापस जाकर खाना खाने लगती है। मैं साइड से यह सब देखकर मन ही मन सोचती हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? साफ दिख रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा शिया चियान की कुकिंग स्किल्स काफी अच्छी थीं। एक फ्राइड राइस खाते ही पूरे ग्रुप के चेहरे पर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। डिनर के बाद सब लोग मैप निकालते हैं, फिर बेस तक पहुंचने के कई रूट्स मार्क करते हैं। हालांकि फाइनल रूट सिचुएशन देखकर डिसाइड होना था, उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकलना था, क्योंकि ये सिटी बाकी सिटीज जितनी डेंजरस ना होते हुए भी होंगे, लुओ डिजास्टर से पूरी तरह सेफ नहीं थी। अभी हालत उतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन फ्यूचर के बारे में कोई
श्योर नहीं हो सकता था, इसलिए जल्दी निकलना सेफेस्ट ऑप्शन था। विगल अरेंज करने के बाद मैं सू नियानन से क्लीन क्लॉथ्स लेकर बाथरूम में चली जाती हूँ और आराम से बाथ लेती हूँ। लेकिन आधी रात में अचानक मेरी आंख खुल जाती है। कोई मुझे आवाज दे रहा होता है। नींद पूरी ना होने की वजह से मैं काफी इरिटेटेड फील करती हूँ। मेसी हेयर के साथ डोर खोलते ही लिविंग रूम में कैंडल जलती दिखाई देती है। बाकी कई लोग भी जाग चुके होते हैं। मैं टायर्ड आवाज में पूछती हूँ, क्या हुआ? जैसे ही मैं सवाल करती हूँ, बाहर से एबनॉर्मल साउंड सुनाई देने लगती है। ये क्या है? तभी शिंजी जल्दी से सेकंड फ्लोर से नीचे आता है। उसकी आवाज सीरियस होती है। मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज फील हो रहे हैं और वे भाग रहे हैं। वह अपनी बात खत्म ही करता है कि अचानक आसमान गरज उठता है। तेज हवा और लाइटनिंग ऐसे लगती है जैसे स्काई को चीर रही हो। अगले ही पल ह्यूज रैंड्रोब्स गिरने लगते हैं और सच में सारे ज़ॉम्बीज तेजी से भागते दिखाई देते हैं। यह देखकर मॉनसून घबराकर पीओ से पूछता है, अब क्या करें? वे तुरंत जवाब देता है, हम भी निकलते हैं। सब लोग सामान पैक करो और तुरंत यहाँ से चलो। तेज बारिश लगातार बरसने लगती है। कुछ ही पलों में जमीन पर पानी भर जाता है। मैं साइलेंटली कार की बैक सीट में बैठकर बाहर का सीन देखती हूँ, फिर हल्का फ्राउन करके कहती हूँ, यह जरूर कोई नेचुरल डिजास्टर है। देखो कितने सारे रैट्स बाहर भाग रहे हैं। लकली वहां अर्थक्वेक नहीं आता, इसलिए रोड्स अभी भी रिलेटिवली स्मूथ रहती हैं। एसयूवी लगातार आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में कई दूसरे व्हीकल्स भी भागते हुए दिखाई देते हैं और थैंकफुली अभी तक कोई अट्रैक्शन लॉस्ट नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि फूड से ज्यादा अभी सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था। तभी विंडो के बाहर देखते हुए अचानक किसी ने दूर की तरफ इशारा किया और कहा, देखो फ्लाइंग पावर यूजर। यह सुनकर सुचा के चेहरे पर पहली बार जेलस एक्सप्रेशन दिखाई देता है। वह एनवी भरी आवाज में कहता है, कंकुबिन ये तो सच में कमाल है। मैं एक नजर बाहर देखती हूँ, फिर यॉइंग करते हुए बोलती हूँ, इसमें मुश्किल क्या है? जिस पर सुचिंसर आंखें घुमाकर कहता है, ऐसे बोल रही हो जैसे तुम खुद फ्लाइंग पावर हो। मैं कामली जवाब देती हूँ, और क्या मुश्किल है? मैं कोई फ्रीक नहीं हूँ, फिर भी उड़ सकती हूँ। यह सुनकर सचिंसर सीधे आईज रोल कर देता है। कम से कम स्क्रिप्ट तो बना लिया करो। इसके बाद शुनसी की स्पिरिचुअल पावर के ब्लेसिंग के साथ दोनों एसयूवीज लगातार आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन बारिश लगातार और हैवी होती जाती है। कुछ ही देर में पानी तेजी से बढ़ने लगता है। कार आगे बढ़ने में स्ट्रगल करने लगती है। मॉनसून एक्सेलरेटर दबाते हुए कहता है, अब और मुश्किल हो रहा है, आगे नहीं जा पाएंगे। सिर्फ बारिश नहीं है, ग्राउंड पर पानी भी काफी भर चुका है। अगर ड्राइव करते रहे तो कार बंद हो जाएगी। हेडलैम्प्स पानी की कर्टेन को मुश्किल से पार कर पाती हैं। आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। चारों तरफ पिच ब्लैक डार्कनेस फैली होती है, जिस पर पीन थोड़ा सा विंडो नीचे करता है। अगले ही पल तेज बारिश और हाउलिंग विंड की आवाज अंदर भर जाती है। रेन वाटर विंडो के गैप से अंदर आने लगता है। फिर वह पूछता है, आप कोई आसपास कहीं रुकने की जगह है? इस पूरे रास्ते साइकिक पावर्स इस्तेमाल करने की वजह से शेंजी की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। उसका चेहरा पैल पड़ जाता है, लेकिन ट्रेनिंग वाली बात सुनने के बाद वह दोबारा एबिलिटी यूज करके आसपास सेंस करता है। कुछ पल बाद पैल फेस के साथ कहता है, साउथ ईस्ट में एक जगह है, वहां शेल्टर मिल सकता है। यह सुनते ही मॉनसून बिना हेजिटेट किए हाई बीम्स ऑन कर देता है और एसयूवी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मोड़ देता है। करीब 10 मिनट्स बाद आखिरकार उन्हें वह जगह दिखाई देती है जिसके बारे में शिंजी ने कहा था, लेकिन तब तक पानी काफ तक पहुंच चुका होता है और एसयूवी आखिरकार खुद ब खुद बंद हो जाती है, जिस पर मॉनसून फ्लैशलाइट उठाकर सबको उतरने के लिए इशारा करता है। मैं मडी वाटर की तरफ ब्लैंक फेस से देखती हूँ, फिर कैजुअली बोलती हूँ, मैं उड़ सकती हूँ, बारिश मुझे टच नहीं करेगी। यह सुनकर बाकी लोग कुछ बोल पाते उससे पहले ही मैं कार से बाहर निकलने लगती हूँ। तभी सुयंशी स्पीलेस होकर बोल पड़ता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी कौन ऐसा मजाक करता है? लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें पूरी तरह वाइडन हो जाती हैं, क्योंकि वह देखता है कि मेरे पैर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहे हैं और मैं हवा में फ्लोट करते हुए एसयूवी से बाहर निकल आती हूँ। फ्लैशलाइट की रोशनी रेन कर्टेन को चीरती हुई मेरे ऊपर पड़ती है। पूरा सीन बेहद वियर्ड लग रहा होता है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इतनी पोरिंग रेन के बावजूद एक बूंद भी मुझे टच नहीं कर रही थी। मैं हवा में ऊपर से नीचे खड़े मॉनसून को देखती हूँ, जो शौक में मुंह खोले खड़ा होता है, जिस पर मैं ऊपर से पूछती हूँ, क्या कर रहे हो? रास्ता दिखाओ। यह सुनते ही मॉनसून तुरंत रिस्पेक्टफुल टोन में जवाब देता है, लेकिन अगले ही पल खुद फ्रीज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह इतना हम्बल क्यों हो गया, लेकिन फिर वह ऑकवर्ड ग्रिन के साथ हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, इस तरफ नहीं, फ्लाई करके इस तरफ। इतना बोलते ही उसे रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि जब भी वह ब्रदर पे की सिस्टर को देखता है खुद ब खुद कावर्ड बन जाता है। बाकी लोग भी मुझे और मॉनसून को शौक में देखते रहते हैं। उन्होंने आज तक किसी फ्लाइंग मेटाह्यूमन को बिना विंग्स उड़ते नहीं देखा था, और सबसे वियर्ड बात, बारिश मुझे छू तक नहीं रही थी, जैसे वेदर भी मेरे साथ अलग बिहेवियर कर रहा हो। जिस बिल्डिंग की बात शोंजी ने की थी वह एक प्राइवेट 3 स्टोरी बिल्डिंग निकलती है। उसका फर्स्ट फ्लोर एक छोटा सुपरमार्केट लगता है। शेल्व्स हर तरफ गिरे पड़े होते हैं। फूड और ड्रिंक्स लगभग एम्पटी हो चुके होते हैं। सिर्फ कुछ डेली नेसेसिटीज बची रहती हैं। ऑनर शटर डोर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं। मैं जैसे ही जमीन पर उतरती हूँ, अचानक कुछ गोल्डन कॉइन्स मेरी आंखों के सामने आते हैं। मैं सस्पिशियस होकर पे यिन को देखती हूँ। क्या मतलब है इसका? वह शॉर्ट आंसर देता है, जगह साफ कर दो। मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ, लेकिन जैसे ही जीनाहा उन्हें एब्जॉर्ब करता है, मेरा मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है।
फिर मैं कैजुअली बोलती हूँ, गॉड सेड यह जगह क्लीन और टाइडी है। फ्लैशलाइट की लाइट में अगले ही पल सब साफ दिखाई देता है। पूरे फ्लोर का फर्नीचर क्लीन हो जाता है, यहाँ तक कि जमीन भी ऐसे चमकती है जैसे अभी अभी साफ की गई हो। व्हाइट टाइल्स लिटरली ग्लो करने लगती हैं। यह देखकर सु यिन शेई शॉक होकर पूछता है, तुम्हारी एबिलिटी आखिर है क्या? मैं शोल्डर्स श्रग करके जवाब देती हूँ, मैंने कहा था ना, मुझे हर चीज थोड़ी थोड़ी आती है। जिस पर सु जिंग जिंग अपने लिप्स बाइट करते हुए बोल पड़ता है, लेकिन ये कैसी पावर है? उड़ सकती हो, क्लीनिंग कर सकती हो। मॉनसून कह रहा था कि तुम्हारे पास स्पेस एबिलिटी भी है, तो ये 3 सीरीज है, 4 सीरीज या 5 सीरीज? ये सवाल सिर्फ उसी का नहीं था, बाकी लोग भी क्यूरियोसिटी से मुझे देख रहे होते हैं, लेकिन मैं बिना जल्दी किए सोफा पर बैठ जाती हूँ। गोल्डन सील्स एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी हालत काफी रिकवर हो चुकी होती है। अब स्मार्ट वर्जन पूरी तरह वापस आ चुका था, और सबसे जरूरी बात, अब मुझे किसी के चेहरे देखकर जीने की जरूरत नहीं थी। हालांकि किसी और ने नोटिस नहीं किया कि मेरा एटीट्यूड बदल चुका था, क्योंकि उनकी नजरों में मैं पहले से ही हमेशा इतनी एरोगेंट थी। मैं कैजुअली जवाब देती हूँ, कब देखा तुम लोगों ने मुझे किसी की तरफ देखकर बिहेव करते हुए? सेकंड फ्लोर पर ज्यादा रूम्स नहीं होते, वहां सिर्फ 3 रूम्स होते हैं। थैंकफुली थर्ड फ्लोर पर 2 और रूम्स मौजूद थे, जिनमें से एक मास्टर बेडरूम होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रूम्स कम थे, इसलिए नेचुरली कुछ लोगों को रूम शेयर करना पड़ता। जिस पर मैं सीधे बोलती हूँ, मैंने पूरा हाउस क्लीन किया है, तो मास्टर बेडरूम अकेले यूज करूं, इसमें कोई प्रॉब्लम है? सबकी नजरें बैंक्वेट की तरफ चली जाती हैं। आखिर गोल्डन रिवर उसी ने दिया था, लेकिन उससे पहले ही गियान एग्री कर देता है। मुझे तो ठीक लगता है। चुन यिनिंग अपने फ्रेंड को देखकर समझ जाता है कि गुयान आखिर इतनी जल्दी एग्री क्यों हुआ। शायद किसी और के लिए यह सिर्फ रूम था, लेकिन गुयान जैसे डेड प्रोडक्ट के लिए यह लिटरली गॉड्स ब्लेसिंग जैसा था। जिस पर मैं मन ही मन सोचती हूँ, वाह, अब लोग खुश करने भी लगे। फिर मैं कैजुअली बोलती हूँ, मुझे फ्यूडलिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेयिन देखता है कि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, रूम उसी का। लेकिन तभी सु जिंग जिंग अचानक बोल पड़ता है, हम टोटल 10 लोग हैं, अगर उसे अकेला रूम मिला तो बाकी की 3 गर्ल्स को एक रूम शेयर करना पड़ेगा। मैं एग्री नहीं करता, लेकिन शिनशिन और बाकी लोग कोई जवाब नहीं देते। आखिर यह जगह भी उन्होंने ढूंढी थी, हाउस भी मैंने क्लीन किया था, और गोल्डन रिवर भी पे के पास से आया था। ऐसे में उनके पास वोट करने का राइट ही नहीं था। मैं हाथ बांधकर उसे देखती हूँ और कोल्ड टोन में बोलती हूँ, तुम डिसएग्री करते हो तो वोट करा लो। फिर मैं आसपास देखती हूँ, 6 लोगों में से सनयिन को छोड़कर बाकी सब पहले ही एग्री कर चुके हैं, तो ज्यादा पुश मत करो। सो जिंग जिंग अभी भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर मेरी डार्क और कोल्ड आइज से टकराती है। अचानक उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका पूरा बॉडी आइस में गिर गया हो। उसके पूरे शरीर में कोल्ड स्वेट निकलने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट आता है, किसी इंसान की आंखें इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती हैं? जो मोमेंटम वह बिल्ड कर रहा था वह इंस्टेंटली टूट जाता है। फिर उसकी आवाज बदल जाती है, शेयर कर लेंगे? मैंने कब कहा नहीं करेंगे? यह सुनकर मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, फिर अपना प्रेशर वापस खींच लेती हूँ। इसके बाद मैं कैजुअली उसे ऑर्डर देती हूँ, पहले मेरे रूम में जाकर वाटर भर दो, मुझे शॉवर लेना है। बाकी लोग शॉक में मुझे देखते रहते हैं। फिर उनकी नजर सु जिंग जिंग पर जाती है। दिन भर में सब लोग समझ चुके थे कि सु जिंग जिंग यूजुअली एरोगेंट इल्डस्ट लेडी जैसा बिहेवियर करता है, हमेशा राइटियस टोन में बात करता था, लेकिन अभी उसने लिटरली कावर्ड की तरह पीछे हटना चूज किया था। किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था कि कोई उसे ऐसे दबा सकता है। कुछ देर बाद ग्रुप में डिस्कशन तक होने लगता है कि अगर दोनों लड़ पड़े तो पहले किसे बचाना पड़ेगा। लेकिन सच ये था कि सु जिंग जिंग बाहर से अभी भी लाउड दिख रहा था, मगर उसके शब्दों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। वह एग्रेसिव कदमों से 3rd फ्लोर की तरफ चला जाता है, लेकिन उसकी फुटस्टेप्स में साफ पैनिक फील हो रहा था, जैसे वह भाग रहा हो। यह देखकर कई बॉयज की नजरों में मेरे लिए एडमिरेशन आ जाती है। सो ब्रोकेट जैसी इल्डस्ट लेडी टेम्पर वाली लड़की को भी कंट्रोल कर लिया। उनके लिए यह अनबिलीवेबल था। इसके बाद मैं शॉवर लेकर 2nd फ्लोर पर वापस आती हूँ। तब तक बाकी लोग भी सेटल हो चुके होते हैं। हेवी रेन की वजह से शियाओ यांग और उसके चारों फ्रेंड्स अभी भी अलग साइड में कूल डाउन कर रहे होते हैं, जिस पर सब डिसाइड करते हैं कि रात में सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट खाया जाए। मैं काउच पर बैठकर अपने हाथ में पकड़े सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट की खुशबू स्मेल करती हूँ। अगले ही पल मेरी आंखें चमक उठती हैं। पहला बाइट लेते ही टेस्ट पूरी एक्सपेक्टेशन पर उतरता है। स्पाइसी और फ्रेग्रेंट अरोमा पूरे माउथ में फैल जाता है। हालांकि उसमें ज्यादातर वेजीज थीं, लेकिन फिर भी टेस्ट काफी अच्छा लग रहा था। बाकी लोग भी बड़े मजे से खाना खाते हैं। आखिर सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट जैसी चीज नॉर्मली एक लग्जरी होती है, जिसे खाने में सबको हिचकिचाहट होती है, बस पेट भर जाए वही काफी होता है। लेकिन अब इतना टेस्टी खाना देखकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं, जिस पर कुछ लोगों का तो तुरंत दूसरा बाउल खाने का मन करने लगता है। लेकिन फिर बॉडी के अंदर बची स्पिरिचुअल पावर के बारे में सोचकर वो खुद को रोक लेते हैं। पहले कुछ ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद तो हर दिन हॉट पॉट खाया जा सकता है। खाना खत्म होने के बाद पिन मेरी बची हुई हॉट पॉट की तरफ देखता है। सूप में हल्का ब्यूटी एनहांसिंग इफेक्ट होता है। आखिर इसमें काफी इंपॉर्टेंट ऑनिल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
उसका मतलब साफ था कि मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। जो हॉट पॉट सूप अपोकैलिप्स से पहले लोग बिना सोचे फेंक देते थे, वही अब एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद एक रेयर डेलिकेसी बन चुका था। यहाँ तक कि लीन यानसिंग जैसे रिच लोग भी इसे पूरा खत्म कर चुके थे। ऐसे में इसे छोड़ना थोड़ा वेस्टफुल लग रहा था, लेकिन मैं उस सूप को देखकर ही मुंह बना लेती हूँ। मुझे वैसे भी अपनी नापसंद चीजें खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस पर मैं साफ मना कर देती हूँ। वो लोग मुझे दोबारा समझाने ही वाले होते हैं, तभी बगल से एक आवाज सुनाई देती है। अगर वो नहीं खाने वाली तो मैं हेल्प कर देती हूँ। यह सुनते ही सब शॉक्ड होकर सुजिंग जिंग की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर वो खुद भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो धीरे से कहती है, मुझे बस वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। अब दुनिया खत्म होने की हालत में है तो नेचुरली हर चीज को चेरिश करना चाहिए। जिस पर मैं कैजुअली अपना सूप बेस उसकी तरफ बढ़ा देती हूँ और फिर सुजिंग जिंग बिना कुछ सोचे तुरंत उसे उठाकर पी जाती है। यह देखकर मैं डिस्गास्ट से अपना चेहरा घुमा लेती हूँ। सीरियसली, इतनी रिच लेडी होकर भी दूसरों का लेफ्ट ओवर हॉट पॉट सूप पी रही है। कोई वंडर नहीं कि हीरोइन से लड़ाई में हमेशा हार जाती है। सिर्फ थोड़ा लेफ्ट ओवर सूप देखकर ही कंट्रोल खो बैठी। लेकिन सुजिंग जिंग को किसी की नजरों से फर्क नहीं पड़ता। अपोकैलिप्स के बाद से उसे ठीक से खाना ही नहीं मिला था। उसके पेट में ना ऑयल बचा था ना एनर्जी। वो हर दिन भूख की वजह से सो नहीं पाती थी, खासकर पावर्स यूज करने के बाद तो उसकी हालत और खराब हो जाती थी। ऐसे में हॉट पॉट सूप बेस पी लेने में गलत क्या था? अगर जॉम्बीज ना होते तो शायद उन्हें ऐसा खाना कभी नहीं मिलता। इसके बाद डिनर खत्म होते ही सबका मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है, जिस पर वो आगे का प्लान डिस्कस करने बैठते हैं और नेचुरली सबकी नजर सबसे पहले ग्यूशन पर जाती है। आखिर उसके पास साइकिक पावर्स हैं। भले उसकी एबिलिटीज इंट्यूटिव हों, लेकिन काफी रिलायबल मानी जाती हैं। लेकिन ग्यूशन इस बार अपनी पावर यूज नहीं करता। आज वो पहले ही काफी एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसका पूरा शरीर कमजोर पड़ चुका था और सिर भी घूम रहा था। इसलिए उसने कहा कि अब रिकवरी सिर्फ रात भर आराम करने से ही हो सकती है। इसके बाद यिनशन के साथ बात करते हुए वो कहता है कि पहले डींग की तरफ जाना सही रहेगा। वहां शायद होंगलुओ डिजास्टर का असर नहीं पहुंचा होगा। फिर वहां से ईस्ट साइड की तरफ निकलना होगा ताकि सैक्रिफिशियल बेस तक पहुंचने में दिक्कत ना आए। अगर वो लोग डोंग चोंग पहुंचे तो मॉनसून से पहले निकल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? उनकी कार अब डेफिनेटली चलने वाली नहीं थी और अगर पानी का लेवल कम होने का वेट करते रहे तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। तब तक सप्लाईज भी खत्म हो सकती थी। जिस पर यन धीरे से कहता है, तो मतलब इन दिनों हमें मैनली के एक्स ढूंढने होंगे, राइट? बाकी लोग भी उसकी बात से एग्री करते हैं। आखिर वहां से जल्द निकलना जरूरी था। होंगलुओ डिजास्टर अक्सर बैक्टीरिया और वायरस के साथ आता है। इसी दौरान शियाव योंग उनकी बातें सुन रहा होता है। वो धीरे से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मेरी आवाज उससे ज्यादा लाउड होकर पूरे कमरे में गूंज जाती है। कयाक्स चाहिए तुम्हें लोग को? मेरे पास हैं। यह सुनते ही शियाव योंग एकदम रुक जाता है, फिर शॉक्ड होकर मेरी तरफ देखने लगता है। क्या तुम जिंघा को भी बाहर निकाल सकती हो? जिस पर मैं सोफे पर चेस्ट फोल्ड करके आराम से बैठ जाती हूँ। मेरी आइज बिल्कुल काम थी। तुम्हें क्या लगता है, अगर लाइफ गार्ड तक कंज्यूर कर सकती हूँ तो क्या केएक्स नहीं निकाल सकती? आखिर यहाँ ट्रैप्ड रहना किसी ऑप्शन में नहीं था। गैलेक्सी ऑलरेडी खत्म हो चुका था। अभी जॉम्बी से लड़कर बच भी गए तो रिसोर्सेज खत्म होने के बाद जिंदगी बचाना इम्पॉसिबल हो जाता। इसके बाद बाकी 9 लोग आपस में कैलकुलेशन करने लगते हैं। कुल 10 लोग थे। अगर एवरेज साइज का लाइफ बोट हो तो 5 लोग आराम से बैठ सकते थे, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल रहने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि 3 लाइफ बोट्स बेहतर रहेंगे। आखिर में सबने मिलकर गोल्ड निकाला। मैंने जल्दी से काउंट किया और डील फिक्स कर दी। 5 गोल्ड के बदले 3 लाइफ बोट्स। इसके बाद मैं सोफा पर बैठी रहती हूँ और 45 गोल्ड एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। फिर बस हल्के से लिप्स मूव करती हूँ। 3 लाइफ बोट्स। अचानक पूरे लिविंग रूम में एनर्जी फ्लक्चुएशन फैल जाता है और अगले ही सेकंड सबकी आंखों के सामने 3 लाइफ बोट्स हवा में अपीयर हो जाते हैं। यह देखकर शियाओ यांग शॉक में जम जाता है। अगर यह सब पहले से स्पेस में रखा हुआ नहीं था तो इसका मतलब उसके दिमाग में कई बातें एक साथ घूमने लगती हैं। इसी बीच मॉनसून एक्साइटमेंट में मेरे पास स्क्वाट करके बैठ जाता है। सिस्टर मिन, आप तो लिटरली वर्ड्स को रियलिटी बना सकती हो। जो बोलो वही सामने आ जाता है। तो क्या मैं भी जो खाना चाहूँ वो मंगवा सकता हूँ? मुझे ब्रेस्ट पोर्क और राइस चाहिए। बाकी लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसने अपनी डिग्निटी बेच दी हो, लेकिन सच तो ये था कि वहां मौजूद हर इंसान ब्रेस्ट पोर्क राइस खाना चाहता था। मैं हल्का आईब्रो रेज करती हूँ। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इनके पास अभी तक इतना गोल्ड बचा होगा। थोड़ा अफसोस जरूर था कि फेमिलियरिटी की वजह से ज्यादा लूट नहीं सकती। इसके बाद मैं गोल्ड एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। शुरुआत में गोल्ड एब्जॉर्ब करने में भी काफी समय लगता था, लेकिन अब मेरी स्पीड टेरिफाइंग लेवल तक बढ़ चुकी थी। फिर मैं कैजुअली बोलती हूँ, एक बाउल हॉट राइस और एक प्लेट ब्रेस्ड पोर्क। अगले ही सेकंड सामने की कॉफी टेबल पर स्टीमिंग हॉट राइस और ब्रेस्ट पोर्क अपीयर हो जाता है। उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, जिस पर सबके गल्प करने की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। मॉनसून खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन आसपास बैठे लोगों की जैकल जैसी नजरें देखकर वो साइलेंटली प्लेट उठाकर एक कॉर्नर में चला जाता है। फिर जल्दी जल्दी राइस और मीट मिक्स करके खाना शुरू करता है। फैट और स्वीट सॉस राइस के साथ मिलकर इतना परफेक्ट टेस्ट क्रिएट कर रहे थे कि उसकी आंखें खुशी से नैरो हो जाती हैं। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसे जिंदगी का मीनिंग मिल गया हो। बाकी लोग मीट की स्मेल सूंघते ही फिर से हंग्री फील करने लगते हैं।
जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने खाना खाया था। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन सोचकर वो खुद को रोक लेते हैं। आखिर अभी स्टमक भरने से ज्यादा जरूरी पावर्स अपग्रेड करना था। अपोकैलिप्स में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। जब इंसान पावरफुल हो जाए तो रिसोर्सेज की कमी से डरने की जरूरत नहीं रहती। जिस पर सब फिर से मॉनसून को देखते हैं, लेकिन इस बार कोई कुछ नहीं बोलता। इसी दौरान नाइट मुझे कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखता रहता है। मैं तुरंत उसका मतलब समझ जाती हूँ। ब्रोदर, फ्री में फायदा उठाने का मत सोचो, खाना है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। यह सुनकर हुयन हेल्पलेस होकर हंस देता है। वो ज्यादा ग्रीडी इंसान नहीं था, लेकिन मेरी स्ट्रिक्टनेस देखकर वो भी स्पीचलेस रह जाता है। इसके बाद मैं खुद की स्कीनी आर्म्स और पतले शरीर को देखती हूँ। ओरिजिनल ओनर की हाइट 163 थी, लेकिन वेट सिर्फ 40 किलोग्राम। पूरा बॉडी ऑलमोस्ट स्केलेटन जैसा था। ऊपर से वो चेहरा जिसे देखकर मुझे खुद दूसरी बार देखने का मन नहीं करता। इसी बीच सु जिंगविन, जिसने हॉट पॉट सूप पिया था, एक्साइटमेंट में मेरे पास स्क्वाट करके बैठ जाती है। तो मतलब तुम जो सोचो वो क्रिएट कर सकती हो, राइट? जिस पर मैं सिर हिलाती हूँ। थ्योरी में हाँ, लेकिन तभी यिनन तुरंत पूछता है, बट क्या? मैं कॉर्नर में खाना खा रहे मॉनसून की तरफ इशारा करती हूँ। उस लेवल तक चीजें क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, सिर्फ थोड़ा गोल्ड काफी नहीं होगा। यह सुनते ही सुजिन्स फ्रस्ट्रेशन में सिर झुका लेती है। लेकिन तभी किसी के दिमाग में एक नया थॉट आता है। अगर अपोकैलिप्स को खत्म करना पॉसिबल नहीं भी हुआ तो भी शायद वैक्सीन बनाई जा सकती है। यह आइडिया सुनते ही सबकी आंखों में उम्मीद चमकने लगती है। आखिर अगर वायरस का वैक्सीन बन गया तो कम से कम सर्वाइविंग ह्यूमंस दोबारा इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं। मौतों की संख्या रुक जाएगी, ह्यूमैनिटी को बचाने का चांस अभी भी रहेगा, और फिर सबकी नजरें धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। तभी बैंक्वेट डायरेक्टर अचानक बोल उठता है, मैं प्रपोज करता हूं कि अब से इसे किसी डेंजरस काम में ना भेजा जाए। हम सबसे पहले इसकी प्रोटेक्शन प्रायोरिटाइज करेंगे। सब एग्री करते हैं? जो लोग अभी तक मुझे सिर्फ एक यूजफुल पर्सन समझ रहे थे, वो भी तुरंत नजरें चुराने लगते हैं, जबकि स्पैरिंग पार्टनर सीधे मेरी तरफ देखता रहता है। प्रायोरिटी प्रोटेक्शन मुझे मंजूर है, बशर्ते तुम लोग खुद डेंजर में ना पड़ो। आखिर लोग इतने सेल्फलेस नहीं होते कि ओवरऑल सिचुएशन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दें। मैं ठंडी सांस लेकर हल्का स्नोर्ट करती हूँ। बस खुद को प्रोटेक्ट करो, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें बचाने वाली हूँ। जिस पर प्रोटेक्शन वाली बात वहीं खत्म हो जाती है। मैंने भी उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। आखिर ह्यूमन नेचर सेल्फिश होती है। भले मैं कुछ दिनों से पेयन और उसकी टीम के साथ रह रही थी, और ऊपर से सब अच्छे से गेट अलोंग भी कर रहे थे, लेकिन अगर सच में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो शायद बैंक्वेट को छोड़कर मैं किसी और को बचाने नहीं जाती। ठीक वैसे ही जैसे वो लोग सोचते थे। आखिर सेवेशन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बराबर बराबर बांटना जरूरी हो। इसके बाद रात पूरी तरह डार्क और साइलेंट हो जाती है। बाहर सिर्फ लॉस्ट घोस्ट्स जैसी आवाजें और वुल्व्स की हाउल सुनाई देती रहती है। हैवी रेन की वजह से रात का माहौल और भी क्रीपी लग रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे उस रात काफी अच्छी नींद आती है। अगले दिन भी बारिश बिल्कुल कम नहीं होती। सुबह ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद सब लोग सेकंड फ्लोर की विंडो से बाहर देखते हैं। बाहर का वाटर लेवल अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। बारिश में चलते हुए ज़ॉम्बीज़ के अलावा एक भी पेडेस्ट्रियन दिखाई नहीं दे रहा था। यह सीन देखकर चिंग फोन खुद को रोक नहीं पाता। तुम लोग बताओ, क्या ज़ॉम्बीज़ डूब सकते हैं? उसका सवाल खत्म भी नहीं होता कि तभी शियाओ वोंग की फर्म वॉइस सुनाई देती है, नहीं। यह सुनते ही सबकी नजरें तुरंत उसकी तरफ मुड़ जाती हैं, जिस पर साडोंग कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? शाओयोंग थोड़ा पॉज करता है, फिर कामली जवाब देता है, तुम लोग भूल रहे हो, इन ज़ॉम्बीज़ का ब्रेन अभी भी अलाइव है। भले बॉडी पूरी सड़ जाए, लेकिन जब तक उनका हेड और गोल्डन रिवर डिस्ट्रॉय ना हो, टेक्निकली वो जिंदा ही रहते हैं। यह सुनकर मैं शियाओ यांग की तरफ इंटरेस्ट से देखने लगती हूँ। तो तुम्हारा मतलब, जब तक जंबी का हेड या गोल्डन रिवर डैमेज ना हो, वो अलाइव रहेगा? जिस पर वो सिर हिलाता है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यस। एक तरह से ज़ॉम्बीज़ इमॉर्टल हैं, और टाइम के साथ ये इवॉल्व भी हो सकते हैं। यह सुनते ही यांगशी हैंग हंस पड़ता है। तो क्या इसे लॉन्गिविटी माना जाए? अगर एंशिएंट एम्परर्स को पता चलता कि इमॉर्टैलिटी ऐसी होती है, तो शायद वो कभी ऑब्सेस्ड ना होते। मॉनसून तुरंत एक्साइटेड होकर बोल पड़ता है, अगर वायरस बॉडी को म्यूटेट ना करे और ब्रेन सेन रहे तो मजा आ जाए। इमेजिन करो, एलियन से लड़ाई करना ज़ॉम्बीज़ से लड़ने से ज्यादा कूल लगेगा। जिस पर बाकी लोग उसकी तरफ वर्ड नजरों से देखने लगते हैं। इसी दौरान गुशन पूरी तरह रिकवर हो चुका था। वो लिविंग रूम के सोफा पर बैठा हुआ था। पहले वो सिर्फ व्हाइट शर्ट पहनता था, लेकिन आज मौसम ठंडा होने की वजह से उसने ब्लैक ट्रेंच कोट पहन रखा था। वो लेग्स क्रॉस करके कप में हॉट वाटर पी रहा था। फिर बाहर की एंडलेस बारिश को देखकर धीरे से बोलता है, ये बारिश शायद 1 हफ्ते तक चलेगी, हम यहाँ ऐसे नहीं रुक सकते। जिस पर एंटियो तुरंत पूछता है, तो तुम्हारा क्या कहना है? कल ही उन्होंने सप्लाईज काउंट की थी। मुश्किल से 1 हफ्ते का सामान बचा था, लेकिन इतनी हैवी रेन में बाहर निकलना भी सुसाइड जैसा था। ग्यूशन आंखें बंद करके अपनी एबिलिटी यूज करता है। कुछ सेकंड्स बाद वो धीरे से बोलता है, 2 दिन बाद हम निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते में ट्विस्ट जरूर आएंगे। इसके बाद वो चुप जाता है। आखिर उसकी पावर अभी सिर्फ लेवल 2 पर थी। लेवल 1 और लेवल 2 एबिलिटीज में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन लेवल 3 पहुंचने के बाद क्वालिटेटिव चेंज आता है, जिस पर उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, जल्द से जल्द लेवल 3 तक पहुंचना जरूरी था। आखिर डिस्कशन के बाद फाइनल डिसीजन यही होता
होता है कि वो लोग डे आफ्टर टुमारो निकलेंगे, और नेचुरली किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी। ऐसे में सप्लाईज ढूंढने बाहर जाना सही नहीं था, इसलिए येन, मॉनसून, सूनियन और बाकी लोग फर्स्ट फ्लोर चेक करने नीचे चले जाते हैं। रात में अंधेरे की वजह से वो लोग ठीक से देख नहीं पाए थे। नीचे एक छोटा शॉप एरिया था जहां वॉल पर कुछ सामान टंगा हुआ था। उन्हें चेक करना था कि वहां कोई यूजफुल चीज बची है या नहीं। डोर के क्रैक से लगातार पानी अंदर आ रहा था। नीचे गिरे हुए कुछ शेल्स पानी में तैर रहे थे। बाहर बारिश की आवाज शटर पर इतनी जोर से पड़ रही थी कि पूरा माहौल डरावना लग रहा था। ऊपर से दूर दूर जम्बीज की हाउलिंग लगातार सुनाई दे रही थी। फ्लैशलाइट की लाइट नीचे पड़ती है और साथ ही ठंडी हवा का झोंका अंदर घुस आता है। डार्क में वो जगह किसी हॉरर मूवी जैसी लग रही थी। फर्स्ट फ्लोर में पानी काफी ज्यादा भर चुका था, जिस पर सब लोग लाइफ बोट लेकर अंदर मूव करते हैं। वॉल पर ज्यादा यूजफुल चीजें मेसी नहीं बची थीं। मोस्टली डेली नेसेसिटीज ही थीं, जैसे स्कूल बैग्स, स्ट्रॉ हैट्स, केटल और रेनकोट्स। तभी मॉनसून एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, हे गो, यहाँ रेनकोट और केटल मिले हैं। जिस पर सन यिन तुरंत बोलता है, स्ट्रॉ हैट्स और रेनकोट्स भी ले लो। ईस्ट साइड तक रास्ता लंबा है, अगर बारिश में बीमार पड़ गए तो हमारे पास मेडिसिन नहीं है। फिर वो हाथ घुमाकर सारा सामान अपनी स्पेस एबिलिटी में स्टोर कर लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो हेल्पलेस होकर साई करता है। उसका स्पेस ऑलमोस्ट भर चुका था। आखिर लेवल 1 स्टोरेज एबिलिटी में सिर्फ 5 क्यूबिक मीटर तक ही चीजें रखी जा सकती थीं, और डेली नेसेसिटीज ऑलरेडी काफी जगह घेर चुकी थीं। इसके बाद अगले 2 दिन वो लोग उसी 3 स्टोरी हाउस में रहते हैं। सरप्राइजिंगली इन दिनों कोई डेंजर सामने नहीं आता। फिर डे आफ्टर टुमारो सुबह सब जल्दी उठते हैं। विंडो से बाहर देखने पर पता चलता है कि हैवी रेन अब ड्रीजल में बदल चुकी है। पेयन कुछ एक्स्ट्रा रेनकोट्स निकालकर सबको देता है। मुझे वो क्रम्पल्ड और अगली रेनकोट बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन स्पिरिचुअल पावर बचाने के लिए मैं मजबूरी में उसे पहन लेती हूँ। कुछ देर बाद मेन गेट आखिर खुलता है और फिर 3 लाइफ बोट्स धीरे धीरे बाहर पानी पर फ्लोट करने लगते हैं। बाहर का सीन ऑलमोस्ट हेल जैसा था। कई स्वॉलन जम्बीज पानी में ऐसे तैर रहे थे जैसे डेड बॉडी फ्लोटिंग हो, लेकिन जैसे ही उन्हें फ्रेश ह्यूमन स्मेल आती है, उनकी ग्रे आईज अचानक एक्टिव हो जाती हैं। उनके बॉडी जस्ट पानी में सड़ चुके थे, स्किन फूल चुकी थी, कई जगह फ्लैश उतर चुका था। ऑफ व्हाइट आईबॉललेस आईज देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। फिर वो क्लॉज फैलाकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन पानी की रेजिस्टेंस और डे टाइम की वजह से उनकी स्पीड काफी स्लो थी। यह देखकर मेरी आंखें हल्की चमक उठती हैं। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पेयन पहले बोल पड़ता है, इन ज़ॉम्बीज को खत्म करो, चाहे जितना छोटा फायदा हो फिर भी फायदा है। आखिर अकेले ज़ॉम्बीज मारना काफी कॉस्ट इफेक्टिव था। उसकी बात खत्म होते ही मॉनसून और जुइंग फोंग तुरंत अटैक कर देते हैं। पहले ही रूल बन चुका था कि जो ज़ॉम्बी मारेगा गोल्डन शेल उसी का होगा, और अब इतने इजी टारगेट्स सामने हो तो कोई मौका क्यों छोड़े। कुछ ही सेकंड्स में कई ज़ॉम्बीज के हेड्स पंचर हो जाते हैं। मॉनसून एक्साइटेड होकर 2 गोल्डन बॉक्सेस पकड़ लेता है। आज ज्यादा ज़ॉम्बीज मारने होंगे, तभी राइस और ब्रेस्ड पोर्क मिलेगा। उसकी एक्साइटमेंट देखकर मैं भी हल्का स्माइल कर देती हूँ। किसने सोचा था कि अपोकैलिप्स में लोग ज़ॉम्बीज देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। इसके बाद लाइफ बोट्स धीरे धीरे ईस्ट सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कई फ्लोटिंग कॉर्पसेस मिलते हैं। हेवी रेन ने जहां ह्यूमंस की मूवमेंट लिमिट कर दी थी, वहीं ज़ॉम्बीज की भी हालत खराब कर दी थी। इसी दौरान बोयो मेरे पास बैठा कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही रियलाइज कर लेता है कि बातों से ज्यादा फास्ट बाकी लोग ज़ॉम्बीज खत्म कर रहे हैं। फिर मिनिस्टर उसे एक शार्प स्वॉर्ड दे देता है, अगर करना है तो सीधे ज़ॉम्बी के हेड पर मारो, जिस पर बॉयो ऑकवर्ड होकर स्वॉर्ड पकड़ लेता है। मैं मीनवाइल लाइफ बोट का डायरेक्शन कंट्रोल कर रही थी। जैसे ही कोई ज़ॉम्बी पास आता, मैं सीधे उसके हेड में ब्लेड घुसा देती। फिर रिस्ट हल्का ट्विस्ट करते ही गोल्डन रिवर बाहर निकल आता। मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड इतनी स्मूथ और नीटली मूव कर रही थी कि देखने वालों को इल्यूजन होने लगता था जैसे मैं कोई गेम खेल रही हूँ। दूसरी तरफ मॉनसून शुरुआत में काफी कॉन्फिडेंट था। उसने ट्रिनियन से पुराना किचन नाइफ ले लिया था, लेकिन कुछ अटैक्स के बाद ही उसे रियलाइज हो जाता है कि वो गलत था। इन ज़ॉम्बीज के हेड्स अब भी बेहद हार्ड थे, और जो ज़ॉम्बीज उसने पहले मारे थे वो मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। ऊपर से लाइफ बोट पर बैलेंस मेंटेन करना भी मुश्किल था, जिस पर उसकी हालत थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। उसने सोचा था कि यहाँ लाइफ एंड डेथ बैटल होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। फ्लड की वजह से ज़ॉम्बीज की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस कई गुना कम हो चुकी थी। पहले जो ज़ॉम्बीज ग्रुप्स में अटैक करते थे, अब फ्लड ने उन्हें अलग अलग कर दिया था। कोई इधर तैर रहा था, कोई उधर, जिससे उन्हें इंडिविजुअली खत्म करना आसान हो गया था। यह देखकर मॉनसून हंस पड़ता है। ये तो स्पर्म रिडक्शन वर्जन ज़ॉम्बीज लग रहे हैं। इसके बाद वो फिर नाइफ उठाकर एक ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है। बाकी लोग भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करते, थोड़ा फाइट करते, फिर रेस्ट लेते, उसके बाद फिर ज़ॉम्बीज मारने लगते। आखिर ओवरयूज करने पर पावर्स खत्म हो सकती थीं। कुछ देर में सबने मिलकर दर्जनों ज़ॉम्बीज खत्म कर दिए। फिर सब लाइफ बोट पर बैठकर सांस लेने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर मेरी तरफ जाती है और वो देखते हैं कि मेरा शरीर लगातार मूव कर रहा था। मैं उनकी लोकेशन से थोड़ा दूर मौजूद ज़ॉम्बीज को लगातार खत्म करती जाती हूँ। ज़ॉम्बी मरते ही उसका गोल्डन बॉक्स हवा में उड़ता हुआ सीधे मेरी तरफ वापस आ जाता है। पूरा मूवमेंट इतना क्लीन और स्मूथ था कि बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं। उनके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या ये थकती नहीं है? लेकिन फिर उन्हें नजर आता है कि मैं गोल्डन बॉक्स
सिर्फ 1 सेकंड में अब्जॉर्ब कर लेती हूँ, जिस पर सबके चेहरे धीरे धीरे वियर्ड हो जाते हैं। क्या यही बॉस लेवल दुनिया होती है? बाकी लोग अभी भी रेस्ट लेकर फाइट कर रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रुक रही थी। इसलिए रास्ते भर जहां जहां ज़ॉम्बीज दिखते वहां बस उनके हेड्स उड़ते जाते। तभी अचानक जिना मुझे ऐसे देखने लगती है जैसे उसने चलते फिरते पैसे देख लिए हों। इसी बीच आगे एक शार्प टर्न आता है। गियन कुछ देर अपनी एबिलिटी फील करता है, फिर धीरे से बोलता है, आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। यह सुनते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैं उसके जवाब का वेट भी नहीं करती और तुरंत अपनी मेंटल एनर्जी फैलाती हूँ। अगले ही सेकंड मेरे चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। सच में बहुत सारे हैं। जिस पर गोतियान तुरंत शार्प नजरों से मुझे देखता है। तुम भी फील कर सकती हो? मैं कैजुअली शोल्डर्स उचकाती हूँ। मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे थोड़ा थोड़ा सब आता है। गियन अंदर ही अंदर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। आखिर स्पिरिचुअल टाइप एबिलिटीज बाकी पावर्स जैसी नहीं होती, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही मैं सीधा बोल देती हूँ, मैं वहां जा रही हूँ। नहीं, इस बार गियन बिना हेजिटेट किए मना कर देता है। वो रास्ता हॉस्पिटल की तरफ जाता है। अपोकैलिप्स में सबसे ज्यादा लोग कहाँ मिलते हैं? इसका जवाब ऑब्वियस था, हॉस्पिटल। वायरस फैलने से पहले ही इन्फ्लुएंजा की वजह से हॉस्पिटल्स भरे हुए थे। कई जगह हेल्थ सिस्टम्स तक कोलैप्स हो चुके थे। इसलिए जब अपोकैलिप्स शुरू हुआ तब ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में ही ट्रैप्ड रह गए और आखिर में लगभग सभी ज़ॉम्बीज बन गए। जिस पर ग्यूशियन धीरे से कहता है, तुम स्ट्रांग हो ये मैं मानता हूँ, तुम गोल्डन रिवर जल्दी अब्सॉर्ब करती हो, लेकिन हॉस्पिटल में कितने ज़ॉम्बीज होंगे कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ इमेजिन करने से ही उसका स्कैल्प सुन्न हो रहा था। हॉस्पिटल के आसपास की स्ट्रीट्स में भी काउंटलेस ज़ॉम्बीज होने वाले थे। शायद वहां पहुंचने से पहले ही बाकी ज़ॉम्बीज इंसानों को घेर लें। तभी पेयन उसके बगल से पूछता है, और क्या फील हो रहा है? गियन का एक्सप्रेशन और सीरियस हो जाता है। मुझे फील हो रहा है कि वहां डेंजर सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं है, कुछ और भी है, ज्यादा डेंजरस। क्या? मैं क्लियरली फील नहीं कर पा रहा। उसकी इंस्टिंक्ट्स लगातार वार्निंग दे रही थी। उनकी करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर वो लोग हॉस्पिटल गए तो ऑलमोस्ट निश्चित मौत थी। लेकिन मैं उसकी बात सुनकर भी तुरंत रिएक्ट नहीं करती। मेरा शरीर हल्के से हवा में उठता है। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेली जाऊंगी। इतना बड़ा मौका मुझे रेयर ही मिलता था। स्ट्रेंथ बढ़ाने का ऐसा चांस मैं कभी नहीं छोड़ती। आखिर कमजोर होने का एहसास मैंने कुछ दिन पहले ही किया था, और वो फीलिंग मैं दोबारा बिल्कुल फील नहीं करना चाहती थी। जिस पर सु यिनशी हेल्पलेस होकर बोलता है, तुम बहुत ज्यादा स्टबर्न हो। पेयन भी साई करके कहता है, मुझे पता है तुम बोल्ड हो, लेकिन तियानिंग की बात सही है। अपोकैलिप्स में सेफ रहना सबसे जरूरी है। मैं हवा में फ्लोट करते हुए उन्हें ऊपर से देखती हूँ। मेरी नजर बिल्कुल काम थी। इन दिनों मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक्स, लेकिन मेरा डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरी बात खत्म होते ही दर्जनों गोल्डन रिवर्स सीधे पेयान के पैरों के पास गिरते हैं। ये थैंक यू गिफ्ट है। लड़की का शरीर भले पतला था, लेकिन इस मोमेंट में सबको मेरी प्रेजेंस स्ट्रेंजली पावरफुल फील होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फेयरी मॉर्टल्स को कैजुअली देख रही हो। न कंटेम्प्ट न सार्काज्म, बस कंप्लीट इंडिफरेंस। पेयन अभी भी मुझे रोकना चाहता था, लेकिन मैं पहले ही उनकी तरफ बैक करके हाथ हिलाती हूँ। फिर मिलते हैं। इसके बाद मेरा शरीर धीरे धीरे दूर उड़ने लगता है। मॉनसून तुरंत एंग्जाइज हो जाता है। ब्रोदर, सिस्टर लिंग सच में चली गई, हम पीछा नहीं करेंगे? फिर वो ऑलमोस्ट रोने वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मैंने अभी सिर्फ एक बार ब्रेस्ट पोर्क राइस खाया है। पेयन नेचुरली उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो टीम कैप्टन था, अकेले फैसला नहीं कर सकता था। इसलिए वो बाकी लोगों की तरफ देखता है। तुम लोग क्या सोचते हो? उसकी बात सुनकर चिंग फोंग शांत आवाज में बोलता है, हम नहीं जाएंगे। क्यों? उसके पास फ्लाई करने की एबिलिटी है, हमारे पास नहीं। ऊपर से टियानिंग पहले ही कह चुका है कि वहां सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं, कुछ और डेंजर भी है। फिर वो थोड़ी देर रुककर आगे बोलता है, और ऑनेस्टली अगर हम पीछे भी गए तो शायद वो अप्रिशिएट ना करे। उसकी ब्लैक आइज हमेशा इतनी इंडिफरेंट रहती थी कि चिंग फोंग को लगता था उसकी नजरों में बाकी लोग बस ग्रास जैसे हैं। इसी बीच सु जिंग जिंग जल्दी से पूछती है, ब्रदर हाय, तो हम क्या करेंगे? हालांकि मैं उसे बार बार सप्रेस कर चुकी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो मुझे हेट नहीं करती थी। एक्चुअली उसके बोन्स में भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। अपोकैलिप्स से पहले भी वो हर चीज में आउटस्टैंडिंग थी। रेयर स्पेस स्किल अवेकन होने के बाद तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई थी। वो हमेशा सोचती थी कि उसे सुनियान पसंद है, लेकिन अब उसे रियलाइज होने लगा था कि वो मुझे ज्यादा एडमायर करती है, क्योंकि उसके दिल में स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट थी। लेकिन पेयन तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेता। वो बाकी लोगों की सेफ्टी भी सोच रहा था। अगर किसी के साथ कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी फॉरगिव नहीं कर पाता। दूसरी तरफ शियावी योंग अंदर ही अंदर नर्वस हो रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि पेयन की टीम वहां जाए। आखिर इतनी मुश्किल से उन्हें पावरफुल टीममेट्स मिले थे। इसी बीच मॉनसून क्वाइटली बाकी लोगों को देखता है, फिर धीरे से बोलता है, मैं तो जाना चाहता हूँ। आखिर वहां ब्रेस्ट पॉक राइस मिल सकता है। बाकी लोग इंस्टेंटली उसे डेड आइज से घूरने लगते हैं। फिर कोई कामली बोलता है, ये खाने का नहीं जिंदगी का मामला है। जिस पर मॉनसून तुरंत डिलामा में पड़ जाता है, मैं चॉइसेस नहीं कर सकता, तुम लोग जो डिसाइड करोगे मैं वही मान लूंगा। क्योंकि वो खुद कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने प्रॉब्लम दूसरों पर डाल दी। फिर सबकी नजर गियन पर जाती है। त्यानिंग, तुम? गियन अंदर ही अंदर काफी कॉन्फ्लिक्टेड था। एक बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी, उसकी साइकिक एबिलिटी बाकी लोगों पर काम करती थी, लेकिन मुझ पर नहीं। वो लेवल 2 मेटा ह्यूमन था, इसलिए वो सिर्फ डेंजर ही नहीं
लोगों की लाइक्स, डिसलाइकस और इंटेंशंस भी फील कर सकता था। जब शियाओ योंग की टीम पहले आई थी तब उसने तुरंत समझ लिया था कि वो लोग डेंजरस नहीं है, उनके अंदर मैलिस भी नहीं थी। लेकिन मैं उसे बिल्कुल फील ही नहीं होती थी, ना इमोशंस ना इंटेंशंस, असर जैसे स्टैजेंट वाटर, जैसे हवा, जैसे मैं एग्जिस्ट ही ना करती हूँ। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा अनईजी कर रही थी। उसकी एबिलिटी साफ बता रही थी कि हॉस्पिटल जाने पर नियर डेथ सिचुएशन होगी, लेकिन स्ट्रेंजली उसमें मेरा कोई वेरिएबल ही नहीं था। जैसे फ्यूचर कैलकुलेशन में मेरा एग्जिस्टेंस काउंट नहीं हो रहा। और अननोबल चीजें सबसे ज्यादा डेंजरस होती हैं। आखिर कुछ देर बाद वो धीरे से बोलता है, मैं भी एग्री नहीं करता। इसके बाद वो सो जिंग जिंग की तरफ देखता है। सो जिंग जिंग होंठ काटते हुए सिर झुका लेती है। मैं चॉइस नहीं करूंगी। उसका जवाब सुनकर बाकी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें लगा था कि वो सबसे ज्यादा अपोज करेगी। आखिर सबको लगता था कि उसे मुझसे नफरत होगी, लेकिन क्लियरली वो गलत थे। 2 लोगों ने जाने से मना किया, 2 लोगों ने चॉइस छोड़ दी। बाकी लोग चाहे जो डिसाइड करते, रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला था। आखिर बैंक्वेट धीरे से नीचे देखता है, फिर लो वॉइस में बोलता है, लेफ्ट टर्न। अगले ही सेकंड लाइफ बोट हॉस्पिटल वाले रास्ते के ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है। मॉनसून कई बार कुछ बोलना चाहता है लेकिन फिर चुप रह जाता है। आखिर बाकी लोग मुझे इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि उनका मुझसे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन पो अलग था। वो उसका ब्रदर जैसा था। भले ब्लड रिलेशन ना हो, लेकिन इतने साल साथ रहने के बाद फीलिंग्स बन ही जाती हैं। डॉग के साथ रहकर भी अटैचमेंट हो जाता है, फिर इंसान तो इंसान है। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता, सब बस साइलेंटली ज़ॉम्बीज मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और धीरे धीरे पहले वाला गुड मूड पूरी तरह गायब हो जाता है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे जाने से दूसरी साइड का मूड इतना डाउन हो गया था, लेकिन फिलहाल मैं खुद काफी अच्छे मूड में थी। आखिर सामने हॉस्पिटल जाने वाली मेन रोड थी। चारों तरफ काउंटलेस कार्स खड़ी थीं। हैवी रेन की वजह से पानी का लेवल इतना बढ़ चुका था कि अब सारी कार्स आधी पानी में डूबी हुई थीं। कई कार्स के अंदर अब भी ज़ॉम्बीज फंसे हुए थे। आखिर एपिडेमिक ज़ॉम्बीज के पास कोई विजडम नहीं होती। डोर बंद हो जाए तो वो उसे खोल नहीं सकते। ह्यूमन ब्रेथ फील होते ही वो बस ब्रूट फोर्स से लगातार डोर पीटते रहते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते हुए। और मैं आराम से हवा में उड़ते हुए हर कार के ऊपर मूव करती जाती हूँ। अगर किसी कार के अंदर ज़ॉम्बी दिखता तो मैं कैजुअली उसका डोर खोल देती। अगले ही सेकंड ज़ॉम्बी का सिर नीटली कट हो जाता, फिर उसके अंदर से गोल्डन बॉक्स बाहर निकलकर सीधे मेरे हाथ में आ जाता, जिस पर मैं बिना रुके उसे एब्जॉर्ब करती जाती हूँ। जितने ज्यादा ज़ॉम्बीज में मार रही थी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। इसमें कोई पॉज इन नहीं था, जैसे मैं कोई परपेचुअल मोशन मशीन बन चुकी हूँ। धीरे धीरे पूरी रोड ऑलमोस्ट साफ हो जाती है और इतने सारे गोल्डन रिवर्स एब्जॉर्ब करने के बाद मेरा पूरा शरीर एनर्जी से भर जाता है। मूड भी काफी अच्छा हो जाता है। बस एक प्रॉब्लम थी, मैं अभी भी काफी वीक फील कर रही थी। आखिर सामने कोई ऐसा ओपोनेंट ही नहीं था जो मुझे प्रॉपर्ली फाइट दे सके। कुछ ही मीटर आगे हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस दिख लगता है। दूर से रेलिंग के पार पूरा हॉस्पिटल एरिया नजर आ रहा था। पार्किंग लॉट ज़ॉम्बीज से पूरी तरह भरा पड़ा था। यह देखकर मेरी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वाह, सच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। जिस पर मेरे हाथ और भी तेज चलने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक मुझे अपने आसपास हल्की लाइट चमकती हुई फील होती है, जैसे कोई बार बार सिग्नल दे रहा हो। मैं हल्का फ्रॉन करके ऊपर देखती हूँ। हॉस्पिटल के ऑपोजिट एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। शायद 12वीं या 13वीं फ्लोर की विंडो से 3 लोग बाहर झांक रहे थे। उनमें से एक ने बड़ा सा व्हाइट बोर्ड पकड़ रखा था जिस पर लिखा था SOS। दूसरा लगातार फ्लैशलाइट मेरी तरफ चमका रहा था ताकि मेरा अटेंशन उसकी तरफ जाए। और तीसरा इंसान तो ऑलमोस्ट पागलों की तरह हाथ हिलाकर हेल्प मांग रहा था। लेकिन सेव करना है या नहीं, ये मेरे लिए कोई सवाल ही नहीं था। मैं बस उन्हें एक ग्लांस देती हूँ और फिर कैजुअली इग्नोर करके बाकी कार्स के ज़ॉम्बीज साफ करने लगती हूँ। ऊपर मौजूद तीनों लोग देखते हैं कि मैंने साफ उन्हें नोटिस किया था, लेकिन फिर भी प्रिटेंड किया जैसे कुछ देखा ही ना हो, जिस पर वो इंस्टेंटली फ्यूरियस हो जाते हैं। डैम इट, फ्लैशलाइट पकड़े आदमी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके बड़े पीले दांत बाहर निकल आते हैं। उसने हमें देखा था ना, बगल वाला जवाब देता है। देखा था, लेकिन क्लियरली वो हमें बचाना नहीं चाहती। व्हाइट बोर्ड पकड़े बेहद हैगार्ड दिख रही वुमन धीरे से बोर्ड नीचे रख देती है, फिर मिडिल एज्ड आदमी की तरफ देखकर बोलती है, वो हमें नहीं बचाएगी। अब क्या करें? मिडिल एज्ड आदमी इरिटेट होकर उसकी तरफ देखता है, फिर अचानक उठकर उसे जोरदार स्लैप मार देता है। क्या करूं मैं? अगर वो नहीं बचाना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके पास खड़ी दूसरी वुमन उम्र में काफी यंगर थी, शायद अर्ली 20s में। वो आदमी को स्वीट वॉइस में ब्रोदर कहकर बुलाती है, जिस पर आदमी का मूड थोड़ा बेटर हो जाता है। वो उसे अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लेता है, फिर धीरे से बोलता है, फोन लाओ। उसका एक्सप्रेशन अब डेंजरस हो चुका था। उस लड़की ने मेन रोड से लेकर यहाँ तक ज़ॉम्बीज साफ कर दिए। उसे देखकर सच में लग रहा है कि वो कर सकती है। फिर उसके चेहरे पर कोल्ड स्माइल आती है। अब मैं उसे दिखाऊंगा सोशल बीटिंग किसे कहते हैं। यंग वुमन उसे चार्मिंग नजरों से देखती है, फिर जल्दी से रूम के अंदर जाकर अपना फोन उठा लाती है। अपोकैलिप्स शुरू होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग यूजलेस हो चुके थे। अब फोन्स बस टाइम पास करने के काम आते थे। आखिर 3 महीने बाद बैटरी कितनी भी फुल हो, इवेंचुअली खत्म हो ही जाती है। लेकिन लकली उस लड़की के फोन में अभी थोड़ी बैटरी बची हुई थी। वो फोन आदमी को देते हुए जल्दी से उसे ऑन करती है। ब्रोदर, इसमें अभी 10% बैटरी बची है, शायद इनफ होगी।